नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत के डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ताकेदा फार्मास्यूटिकल्स जो कि एक जापानीज़ कंपनी है उसके द्वारा विकसित क्यूडेंगा टीएके 003 नामक एक वैक्सीन को, जो कि डेंगू का पहला वैक्सीन भारत में माना जा रहा है, जिसको भारत ने अप्रूव किया है, उसको अब मार्केटिंग ऑथराइजेशन प्रदान किया है, यानी कि बाजार में बिक्री के लिए इसको अनुमति प्रदान कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यूडेंगा टीएके 003 है, ये भारत के द्वारा अप्रूव्ड पहला डेंगू का टीका है, जिसको 2 खुराक में दिया जाएगा और दोनों खुराकों के बीच में 3 माह का अंतराल होना चाहिए। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया है और स्पेशली भारत के संदर्भ में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले वाले देश में भारत का नाम आता है। तो आज के सेशन में हम इस क्यूडेंगा टीएके 003 के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये कैसे डेंगू से लड़ने में हमारी सहायता करता है। आज के सेशन में हम डेंगू नामक बीमारी के बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसे होता है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं कि भारत में इसके मामले बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ-साथ भारत का डेंगू का क्या प्रोग्राम है, डेंगू से निपटने के लिए भारत की क्या रणनीति रही है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या हम ये भी बात करेंगे कि क्या वैक्सीन बन जाने के बाद अब इस डेंगू नामक बीमारी का पूर्ण तरीके से उन्मूलन हो सकता है, या डेंगू के वैक्सीन बनने के साथ-साथ हमें और भी कई सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ आज की चर्चा के। ये जो क्यूडेंगा टीएके 003 है, ये भारत का पहला डेंगू का टीका है, जिसको जापान की ताकेदा फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है। अब हमारे देश में अगर कोई भी दवाई बनती है या कोई भी वैक्सीन बनती है, तो उसको रेगुलेट करने का काम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हो किया जाता है। अब ये जो वैक्सीन है, ये 4 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी लोगों को दी जा सकती है और इस वैक्सीन को 2 डोज़ में दिया जाएगा और इन दोनों डोज़ के बीच का जो अंतर होगा, वो 3 महीना होगा। फिर ये जो वैक्सीन है क्यूडेंगा टीएके 003, ये चारों प्रकार के डेंगू वायरस के विरुद्ध विकसित की गई है। अभी मैं आपको आगे जब डेंगू के बारे में बताऊँगा, तो डेंगू जिस वायरस से होता है, उसके 4 सीरोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों सीरोटाइप से ये वैक्सीन क्यूडेंगा 003 के 003 हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। और इस वैक्सीन की खासियत ये है कि इस वैक्सीन को लेने के लिए आपको पहले डेंगू होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप टीकाकरण करवाने जाएँगे, तो आपको पहले कोई भी टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। आप सीधे-सीधे जाके टीका ले सकते हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले डीजीसीआई के बारे में बताया। ये जो डीसीजीआई है, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे देश में नई दवाओं को अनुमति प्रदान करता है ताकि मार्केट में उसकी बिक्री हो सके। अगर कोई वैक्सीन बनाई गई है, तो उस वैक्सीन को ये अप्रूव करता है, किसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करता है, दवाई के क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करता है और कोई भी दवाई की सुरक्षा को मॉनिटर करने का काम ये डीजीसीआई करता है। और डीजीसीआई के इस काम में उससे संबंधित एक और संस्था है, जिसको सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये संस्था, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है, वो ये डीजीसीआई की मदद करती है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलके हमारे देश में जो दवाइयाँ हैं और जो वैक्सीन है, उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। अब मैंने आपको आज का जो हमारा मेन टॉपिक है क्यूडेंगा वैक्सीन, उसके बारे में बताया कि ये डेंगू से हमारी रक्षा करेगा। अब ये कैसे डेंगू से हमारी रक्षा करेगा, उसको समझने के लिए पहले हमें इस बीमारी को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये बीमारी क्या है और कैसे संक्रमित होता है। अगर डेंगू के बारे में बात करें, तो ये एक वेक्टर बॉर्न वायरल डिजीज़ है, यानी कि वाहक जनित और विषाणु जनित रोग है। इसका मतलब कि डेंगू वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है और इसके संक्रमण के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, एक रोग वाहक की ज़रूरत होती है। और वो रोग वाहक कौन है? एडीज एजिप्टी मच्छर। ये जो मच्छर है, वो इसी वायरस को कैरी करता है और दूसरे लोगों को जाके संक्रमित करता है। इस मच्छर की विशेषता ये है कि ये दिन में काटता है। विशेषकर आप देखें तो ये सुबह और शाम के टाइम में ज़्यादा काटता है। तो चूँकि दिन में काटता है, इस वजह से दिन में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। घर से बाहर रहने की वजह से जो संक्रमण है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये दिन में काटता है, साफ़ पानी में प्रजनन इसका होता है। नॉर्मली आप देखें तो जो मलेरिया का मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज़, वो गंदे पानी में पनपता है, लेकिन ये जो एडीज एजिप्टी मच्छर है, ये साफ़ पानी में पनपता है। इसके साथ-साथ ये शहरी क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमें अक्सर जलभराव की समस्या देखने को मिलती है, जो कि अनियोजित शहरीकरण का एक उदाहरण है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो साफ़-सफ़ाई है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता और अलग-अलग जगह पे गंदगी होने की वजह से ये जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर है, वो पनपने लग जाता है। तो डेंगू के बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये एक वेक्टर बॉर्न है, यानी इसको इसके संक्रमण के लिए एक रोग वाहक की ज़रूरत होती है। अब ये जो डेंगू वायरस है,
इसके 4 सीरोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके 4 वर्ज़न आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ज़न 1 है, दूसरा वर्ज़न 2 है, वर्ज़न 3 और वर्ज़न 4। अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि अगर आप एक बार वर्ज़न 1 से संक्रमित हो गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेंगू होने से जीवन भर सुरक्षा मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे चेचक है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, जैसे आपका हेपेटाइटिस ए है। अगर आप इन सारी बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं, तो आपको जीवन भर की सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन डेंगू से आपको जीवन भर की सुरक्षा नहीं मिलती अगर आप एक बार संक्रमित हो गए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक बार मान लीजिए वर्ज़न 1 से संक्रमित हुए हैं, तो अगली बार आपको वर्ज़न 2 का या वर्ज़न 3 का या वर्ज़न 4 का संक्रमण हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। तो इसलिए ये जो वायरस है ये बहुत खतरनाक माना जाता है और एक वायरस के मतलब एक वर्ज़न से संक्रमण होने के बाद आप दूसरे वर्ज़न से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए डेंगू का वैक्सीन बनाना भी मुश्किल होता है। क्योंकि वैक्सीन जब बनेगा तो उसको चारों प्रकार के वर्जन से उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो डेंगू का वैक्सीन है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि इसके अलग-अलग 4 सीरोटाइप्स पाए जाते हैं, तो चारों से हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसमें एक एडीई का खतरा होता है। एडीई यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, इसका भी खतरा होता है। ये क्या होता है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर अलग-अलग देशों में अलग-अलग सीरोटाइप हमें देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से एक यूनिवर्सल वैक्सीन डेंगू के लिए नहीं बनाया जा सका है। अलग-अलग जलवायु में अलग-अलग प्रकार के सीरोटाइप विकसित होते हैं, तो अलग-अलग जलवायु के हिसाब से हमें अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन अलग-अलग देश के लिए बनानी पड़ जाती है। फिर इसके बाद अलग-अलग आयु वर्ग में इसका संक्रमण भी अलग-अलग तरीके से होता है। तो इस वजह से भी कोई एक वैक्सीन बनाना मुश्किल है और फिर डेंगू का जो वैक्सीन होता है इसका क्लिनिकल ट्रायल बहुत लंबा चलता है। तो ये कई सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डेंगू का वैक्सीन बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब मैंने आपको भी बताया था कि इसमें एक एडी का खतरा होता है जिसकी वजह से भी वैक्सीन बनाना मुश्किल होता है। ये एडी क्या होता है? इसको हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं। इसमें होता ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले वर्ज़न 1 का संक्रमण हुआ है। अगर वर्ज़न 2 का संक्रमण उसको बाद में हो जाता है, तो पहले जो उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बने हैं वर्ज़न 1 से लड़ने के लिए, वो वर्ज़न 2 के वायरस को पूरी तरीके से निष्क्रिय नहीं कर पाते हैं, बल्कि उल्टा वो क्या करते हैं कि वर्ज़न 2 के वायरस को वो हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, उसमें प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा के लिए बने थे, वही एंटीबॉडीज़ डेंगू के वायरस की मदद कर रहे हैं। इसी को हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं। अब इसकी वजह से हमारे हमको सीवियर डेंगू हो सकता है। इसकी वजह से हमें डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर हो सकता है, डेंगू का शॉक सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डेंगू की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर हमने इतनी मशक्कत के बाद ये क्यूडेंगा नामक वैक्सीन को बनाया है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यूडेंगा वैक्सीन कैसे काम करता है। दरअसल ये जो वैक्सीन है ये एक लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहने का मतलब कि इस वैक्सीन का जो निर्माण है वो डेंगू के वायरस के एक कमज़ोर पार्ट से किया गया है। यानी एक डेंगू का कमज़ोर वायरस लिया गया और उस वायरस का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप किया गया है। अब ये जो क्यूडेंगा वैक्सीन है, ये हमारे शरीर में चारों जो डेंगू के सीरोटाइप होते हैं उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वर्ज़न 1 हो, वर्ज़न 2 हो, वर्ज़न 3 हो या वर्ज़न 4 हो। ये चारों प्रकार के सीरोटाइप से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो क्यूडेंगा वैक्सीन है, ये 4 से 60 वर्ष के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसके 2 डोज़ हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया और इन दोनों डोज़ के बीच का जो अंतराल है वो 3 माह का होना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए आपको कोई प्रायर डेंगू इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इस वैक्सीन को लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डेंगू हो। आप बिना डेंगू के भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं और प्री वैक्सिनेशन टेस्ट की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो वैक्सीन है ये चारों सीरोटाइप को टारगेट करता है और इसकी वजह से जो गंभीर बीमारी हमें डेंगू की देखने को मिलती है और अस्पताल में जो डेंगू की वजह से भर्ती होने का जोखिम होता है, उसको कम करने में ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अगर हम इसके प्रभावशीलता की बात करें, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अनुसार ये जो कन्फर्म डेंगू होता है, उसके विरुद्ध 80% प्रभावशीलता दिखाता है और हॉस्पिटलाइज़ेशन के विरुद्ध 90% की सुरक्षा में प्रदान करता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा तो प्रदान नहीं करती है। अब भारत के लिए ये जो पहली डेंगू की वैक्सीन बन के आई है, ये उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है? भारत विश्व के सबसे ज़्यादा डेंगू प्रभावित देशों में से एक है। इसके पीछे का क्या कारण है, अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2 दशकों में डेंगू के मामलों में लगभग 11 गुना भारत में वृद्धि दर्ज हुई है। तो भारत में जो डेंगू की चुनौती है, उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन होने की वजह से बारिश के पैटर्न में हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश हमें देखने को मिलती है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से हमें जलभराव देखने को मिलेगा। और जब जलभराव हमें देखने को मिलेगा, तो फिर इसी जलभराव की वजह से जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर है वो पनपेंगे, क्योंकि ये साफ़ पानी में भी पनप सकते हैं और साफ़ पानी में तो ये विशेष कर पनपते हैं और ये गंदे पानी में भी पनप सकते हैं। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती है और मैंने आपको साइंस साइंस में पढ़ाया हुआ है कि किसी भी जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, रोगाणु जिसको कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो इन पैथोजेंस के विकास के लिए सबसे फ़ेवरेबल कंडीशन, सबसे अनुकूल वातावरण होता है गर्मी। तो गर्मी इनको चाहिए अगर इनको अच्छे से पनपना है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो इस गर्मी के बढ़ने की वजह से भी भारत में जो डेंगू का वायरस है वो और ज़्यादा पनपता है। इसके साथ-साथ अनियोजित शहरीकरण भारत में डेंगू के पनपने की एक और वजह है। अनियोजित शहरीकरण की वजह से हमें अलग-अलग जगह पे जलभराव देखने को मिलता है। साफ़ पानी का भी ठहराव देखने को मिलता है और इन सारे जलभराव और साफ़ पानी के ठहराव की वजह से जो एडीज़ मच्छर हैं, उनमें वृद्धि देखने को मिलती है और फिर इन मच्छरों की वृद्धि की वजह से जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इस संक्रमण में बहुत तेज़ी से फैलने का एक और बड़ा कारण है हमारे देश में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। मान लीजिए 1 किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में इस मच्छर के द्वारा जो संक्रमण है, उस संक्रमण की दर में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर 1 किलोमीटर में 500 लोग रह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग पास-पास रहेंगे तो संक्रमण भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत में जो डेंगू के मामले हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में अनियोजित शहरीकरण होता है, लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। उसकी वजह से छोटे-छोटे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो भारत में डेंगू की इस चुनौती के बहुत कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब इतने सारे चुनौतियों के बावजूद, इतने सारे कारणों के बावजूद, डेंगू का वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल है, उसके बावजूद अगर ये वैक्सीन बन गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या केवल ये वैक्सीन पर्याप्त है? तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जो ये वैक्सीन बना है क्यूडेंगा टीएके 003, ये गंभीर बीमारी को ज़रूर कम करेगा, हॉस्पिटलाइज़ेशन को ज़रूर घटाएगा, लेकिन अगर डेंगू का आउटब्रेक नियंत्रित करना है तो हमें मॉस्क्यूटो कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मच्छर, जो एडीज़ मच्छर हैं, उनके वृद्धि में रोक लगानी पड़ेगी। जो रोगवाहक हैं उनका सर्विलेंस करना पड़ेगा। लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि डेंगू कैसे फैलता है। अगर डेंगू फैल जाए तो उस स्थिति में हम कौन-कौन से उपाय अपना सकते हैं? कैसे हम स्वच्छता के माध्यम से डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं? डेंगू का शीघ्र निदान कैसे हो सकता है? इन सारी चीज़ों को अगर हम साथ-साथ लेके चलेंगे, तभी जाके हम डेंगू का पूर्ण उन्मूलन कर पाएँगे और डेंगू जैसी बीमारी जिससे भारत का एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित है, उनको हम डेंगू से सुरक्षा प्रदान कर पाएँगे। तो केवल वैक्सीन तो पर्याप्त नहीं है। अब डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसको ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक बड़े संक्रमण के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जो वैश्विक स्तर पे डब्ल्यूएचओ है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी डेंगू से लड़ने की अपनी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके माध्यम से 2030 तक जो डेंगू से होने वाली मृत्यु है उसमें भारी कमी लाना है। डब्ल्यूएचओ की रणनीति में कई सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें सर्विलेंस शामिल है, उसमें वेक्टर कंट्रोल शामिल है, अर्ली डायग्नोसिस शामिल है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ उपयुक्त हो वहाँ-वहाँ पे वैक्सीनेशन भी डब्ल्यूएचओ करवाता है और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के समूह को डेंगू के से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है कि इसको कैसे रोका जाए और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो इन सारी रणनीतियों के माध्यम से डब्ल्यूएचओ 2030 तक डेंगू से होने वाली मृत्यु में भारी कमी लाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है तो भारत में भी इतने सारे मामले हैं तो भारत का भी अपना कोई प्रोग्राम होगा। तो भारत में जो डेंगू नियंत्रण का प्रमुख कार्यक्रम है उसमें है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल यानी एनसीवीबी-डीसी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में सर्विलेंस किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कितने ज़्यादा मामले आए हैं। किस क्षेत्र का जलवायु किस क्षेत्र में जलवायु की दशा कैसी है जहाँ पे ज़्यादा मामले हैं, किस क्षेत्र में कम मामले हैं, है ना? फिर वेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है। फॉगिंग का मतलब जो धुएँ जैसी आप देखते होंगे कि कभी-कभी मच्छर को मारने के लिए आपके एरियाज़ में भी बहुत सारे ऐसी मशीन्स आती होंगी आपके उस प्रशासन की तरफ से जो कि मच्छरों को मारने के लिए धुआँ छोड़ती है, इसको फॉगिंग कहते हैं। इसके अलावा आईईसी कैंपेन कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन पे हम फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे डेंगू जो नियंत्रण के कार्यक्रम हैं, इसके माध्यम से इन सारे प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करके भारत में डेंगू को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जब भारत में ये वैक्सीन बन गया है,
तो वैक्सीन बनने के बाद भी भारत के सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे इस वैक्सीन को सभी राज्यों में उपलब्ध कराया जाए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। फिर आप देखें तो इस वैक्सीन की कीमत भी एक बड़ी चुनौती है, यानी कि कीमत इतनी होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य नागरिक भी इस वैक्सीन को खरीद के इसका इस्तेमाल कर सके और अपने आप को डेंगू से बचा सके। फिर चूँकि ये जो वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल करने के लिए, इसको अलग-अलग क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो कोल्ड चेन की भी एक चुनौती हमें इस संदर्भ में देखने को मिलती है। फिर इस वैक्सीन तक ग्रामीणों की भी पहुँच सुनिश्चित हो सके, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हमारे देश में टीकाकरण के प्रति जिस प्रकार की हिचक हमें अपने देश के लोगों में देखने को मिलती है, उस हिचक से, उस हेजिटेंसी से भी हमें पार पाना पड़ेगा और इस वैक्सीन के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि ये उनकी भलाई के लिए है। फिर हमारे देश में अलग-अलग क्षेत्रों में कहाँ पे डेंगू के मामले ज़्यादा हैं, कहाँ पे डेंगू के मामले कम हैं, कितने लोगों को ये टीका लगेगा, कितने लोगों को नहीं लगेगा, किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो डेटा हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डेटा के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं, इनको भी इकट्ठा करना पड़ेगा और ये भी एक चुनौती है। और हमारे देश में किस क्षेत्र में डेंगू के किस सीरोटाइप से संक्रमण फैल रहा है, इन सब चीज़ों को भी मॉनिटर करना भारत के लिए चुनौती है। तो वैक्सीन हमने बना दिया है, लेकिन हमें इन सारी चुनौतियों से पार पाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो आगे की राह हो सकती है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इस वैक्सीन का यूनिवर्सल एक्सेस है, वो सुनिश्चित करें। यानी कि जितने भी पात्र लोग हैं, उन सभी लोगों तक समान और न्यायसंगत पहुँच इस वैक्सीन का हम सुनिश्चित करें। इस वैक्सीन की जो कीमत है, वो अफोर्डेबल हो, ऐसी कीमत हो कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस वैक्सीन को खरीद सके। सरकारी खरीद पर भी एक निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कोविड की जो वैक्सीन थी, कोविड की वैक्सीन सरकार ने खुद खरीदी थी और फिर सरकार ने इसको मुहैया कराया था। तो इससे क्या होगा, सरकारी खरीद जब होगी तो वैक्सीन की कीमत कम हो जाएगी और आम से आम लोग भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। फिर इसको हमारे देश में जो यूनिवर्सल जो अब देखें तो यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम चल रहा है, उस यूआईपी प्रोग्राम में इस वैक्सीन को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस बात पर अभी पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। तब जाके डिसीजन लिया जाए कि इसको यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में इसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा हम स्थानीय वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम विदेश से अगर ये वैक्सीन मँगाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो हमारे देश में स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएँ हैं, जैसे आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे देश में अलग-अलग बायोटेक कंपनीज़ हैं। अगर हम इनको इस प्रकार की वैक्सीन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये जो वैक्सीन बनाएँगे, उसकी कीमत कम होगी। इसका एक और फ़ायदा हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो स्थानीय स्तर पर वैक्सीन बनाएँगे, वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होगा, भारतीय जलवायु के अनुकूल होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से भारतीयों पर काम कर पाएगा और फिर जब ये स्थानीय स्तर पर बनाएँगे, तो जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को भी पूरा करने में ये हमारी मदद करेगा। इसके अलावा भारत एआई आधारित डिसीज़ सर्विलेंस पर भी फ़ोकस कर सकता है कि किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा संक्रमण बढ़ा, किस क्षेत्र में संक्रमण कम हुआ। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी भारत कर सकता है और चूँकि जिस तरीके से हमारे वर्तमान समय में जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो क्लाइमेट सेंसिटिव हमें हेल्थ प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन परिवर्तनों के मद्देनज़र हमें अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जाके हम डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से अपने आप को बचा पाएँगे, अपने देश के लोगों को बचा पाएँगे। तो निष्कर्षतः अगर मैं कहूँ, तो क्यूडेंगा की जो स्वीकृति है, वो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये डेंगू से होने वाली जो गंभीर बीमारी होती है और डेंगू के कारण जो अस्पताल में भर्ती होते हैं लोग, उसके जोखिम को कम करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन फिर भी डेंगू उन्मूलन के लिए टीकाकरण के साथ-साथ हमें मच्छर नियंत्रण, स्वच्छता, सामुदायिक सहभागिता, रोग निगरानी और शीघ्र निदान को एकीकृत रूप से लागू करना ज़रूरी होगा। भारत की जो दीर्घकालिक सफलता है, वो इसी समेकित रणनीति पर निर्भर करेगी कि हम टीकाकरण के साथ-साथ इन सारी चीज़ों पर हम गौर करें, इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से आपने क्यूडेंगा वैक्सीन के बारे में समझा होगा, डेंगू के संदर्भ में भारत की क्या रणनीति रही है, उसके बारे में समझा होगा, क्यों भारत डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले वाले देशों में से एक है, उसको समझा होगा और कैसे भारत के इस डेंगू के एक बड़े देश के रूप में जो हमारे देश में बहुत बड़े मामले देखने को मिल रहे हैं, उसमें क्यूडेंगा वैक्सीन कैसे हमारी सहायता कर सकता है और सिर्फ वैक्सीन से नहीं बल्कि बाकी दूसरे तरीके भी हमें अपनाने पड़ेंगे अगर डेंगू को पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो। ठीक है? अब इस सेशन के आधार पे आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से संक्रमण होने पर जीवन भर की प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है।
दूसरा है द्वितीय संक्रमण के दौरान एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट गंभीर डेंगू का कारण बन सकता है। तीसरा है डेंगू के विरुद्ध प्रभावी टीका विकसित करना चारों सीरोटाइप के विरुद्ध संतुलित प्रतिरक्षा विकसित करने की चुनौती के कारण कठिन है। आपसे इसमें से पूछा गया है कि कौन इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें से अब बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरी सारी वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।